केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपन कंटिन्यू जो फोर्थ लेसन है उसको कर रहे थे। तो जो अर्थ मूवमेंट है जो चैप्टर, उसके अंतर्गत जो जो कल अपनी जो क्लास एंड हुई थी उसमें अपन ने देखा था कि वलन के जो अलग अलग प्रकार है, और ये जो वलन क्रिया होती है वो जो अंतर्जातीय बल है उसमें जो पटल विरूपणी उसका जो प्रकार है उसके वापिस दो भाग थे। पर्वत निर्माणक बल, उसके अंतर्गत दो प्रमुख क्रिया होती है। संपीड़न की। तो अपन संपीड़न के अंतर्गत ही ये वलन है वो क्रिया आती है। और इसके अंतर्गत अपने कल पढ़ा था भ्रंश। तो अपन ने ये जो वलन की क्रिया है उसको अपन देख रहे थे, और जो वलन के प्रकार है उनको देख रहे थे। तो कल अपन ने ये ऊपर वाले जो दो है, सम्मित वलन असम्मित वलन, इन दोनों को अपन ने देख लिया था। अभी जो अपन पढ़ेंगे वलन का जो तीसरा प्रकार, ये जो वलन के अलग अलग प्रकार है ये भी क्या होते हैं, तो अपन ने ये देखा था कि जो वलन की दो भुजाएं होती है यानी आपको सीधा सा ये बोला जाएगा कि जो ये वलन के अलग अलग प्रकार है ये क्यों होते हैं कि जो वलन की ये भुजाएं है इसका जो झुकाव होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। और ये वलन का जो स्वरूप है वो भी जो शैल होती है, चट्टान होती है, उसकी जो बनावट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई मुलायम हो सकती है, कोई कठोर हो सकती है। तो वलन की जो दो भुजाएं होती है उसमें जो झुकाव है वो किस प्रकार का है, बराबर भी हो सकता है, एक का ज़्यादा भी हो सकता है, एक का कम भी हो सकता है। उसके आधार पर ये वलन के जो अलग अलग प्रकार है वो अपन को देखने को मिलते हैं। तो अपन एक एक करके कंटिन्यू करेंगे। तो अभी अपना जो तीसरा जो है वलन का प्रकार, एक दिक्नत या एक नति वलन, मोनोक्लिनियल जो फॉल्ट है उसको पढ़ेंगे। ये किस प्रकार से बनता है और इसमें किस प्रकार की जो क्रिया है, यानी स्पेशली जो संपीड़न है। तो अपन देखिए कल ये भी अपन ने देखा था, ये तीन और ये दो, ये तो थे लंबवत संश्लेषण के कारण। और ये जो दो थे वो लेकिन एक इसका ध्यान रखना, ये तीसरा ही, ये ऐसा वलन होता है जो लंबवत संचलन का भी योगदान हो सकता है, वर्टिकल मूवमेंट भी हो सकता है, या जो हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है वो भी हो सकता है। दोनों से ये बन सकता है। लेकिन ऊपर वाले दो और ये जो दो निश्चित रूप से लंबवत से होगा, और ये दो हो गए वो क्षैतिज संचलन से होते हैं। तो अभी अपन जो तीसरा है एक दिक्नत या एक दिक्नति जो वलन है उसको अभी अपन देखेंगे। देखिए जो वलन होता है, जब वलन की एक भुजा होती है उसका जो झुकाव होगा वो तो एक सामान्य प्रकार से ही होता है। जैसे अभी अपन ये देख रहे हैं, ये थर्ड है, तो अपन थर्ड देख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब वलन की एक भुजा है वो तो सामान्य रूप से ही झुकी हुई रहती है तथा उसका ढाल कम होगा। जब सामान्य रूप से होगा तो ऑब्वियसली अपन देखिए उसका जो एंगल बनेगा, जो स्लोप बनेगा, कौन बनेगा, वो कम होगा। तो जब एक भुजा का झुकाव सामान्य होता है तथा उसका जो ढाल होता है वो क्या होता है, कम होता है, या जिसको अपन बोलते हैं मंद ढाल होता है। जबकि जो दूसरी भुजा है उसका झुकाव है वो 90 डिग्री पे होगा। कहने का मतलब ये है
जैसे ये, अब एक भुजा है उसका तो जो ढाल है वो सामान्य है, और दूसरी भुजा है उसका जो ढाल है वो बहुत तेज होता है और लगभग कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो जब एक भुजा का जो झुकाव है वो सामान्य है, दूसरी भुजा है उसका झुकाव बहुत ही तेज है, तीव्र है, और लगभग वो 90 डिग्री पे होता है। तो जब एक भुजा का ढाल सामान्य होता है तो दूसरी भुजा का ढाल 90 डिग्री के कोण पर होगा, तथा ढाल एकदम क्या होगा, जब 90 डिग्री का कोण है तो ऑब्वियसली अपन लिखेंगे वो एकदम सीधा ढाल होगा, एकदम लंबवत रूप में होगा। तो उससे एक नत या एक दिग्नत या एक नति वलन कहेंगे। यानी कहने का मतलब इस प्रकार की संरचना है जिसकी एक भुजा का ढाल सामान्य होता है तो ढाल मंद होगा, दूसरी भुजा का जो झुकाव होगा वो 90 डिग्री पे होता है। तो इस प्रकार का जो वलन बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एक दिग्नति या एक नत वलन या मोनोक्लिनियल फॉल्ट है वो बोला जाएगा। सीधी सी एक बात है कि एक भुजा है उसका सामान्य झुकाव होगा और दूसरी भुजा है उसका 90 डिग्री पे झुकाव होता है, तो उससे जो वलन बनेगा उसको अपन एक नति वलन कहते हैं। तथा इसका जो निर्माण होता है उसमें जो लंबवत संचलन है के कारण होता है। अब देखिए इसमें लंबवत संचलन भी हो सकता है और क्षैतिज संचलन भी हो सकता है। इसकी संभावना थोड़ी क्या है, ज़्यादा होती है, क्योंकि अपन देंगे ये 90 डिग्री पे होगा तो ऑब्वियसली अपन देंगे 90 डिग्री है तो वो लंबवत ही होगा, वर्टिकली होता है, इसलिए इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन पूर्ण रूप से अपन इसको नकार नहीं सकते कि इसको क्षैतिज संचलन को, यानी इसका भी योगदान हो सकता है। तो ये एक प्रकार का ऐसा वर्णन होता है जो इसमें लंबवत का भी योगदान हो सकता है और इसमें क्षैतिज संचलन उसका भी योगदान हो सकता है। तो अत्यधिक संपीड़न के कारण जो भुजा होती है वो टूटने की संभावना रहती है, अतः टूटने पर भ्रंश का भी निर्माण हो सकता है। दूसरी बात है, अब ये चीज़ें क्या होती है, जैसे 90 डिग्री का है ये समकोण है, अब ये 90 डिग्री पे झुकी हुई रहती है, एकदम स्ट्रेट होता है जो स्लोप होता है वो, तो क्या कभी कभार ये जो भुजा होती है वो टूट जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है एकदम सीधा ढाल है, खड़ा ढाल है, तो उससे ज़्यादा अगर सीधा रहेगा तो वो भुजा है वो, ये जैसे ये भुजा है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब टूटने से उस जगह वलन की जगह किसका निर्माण हो सकता है, भ्रंश का भी निर्माण हो सकता है। वैसे तो अपन देखिए भ्रंश तो किसकी वजह से बनेगा, तनाव की वजह से बनता है, लेकिन अगर जो एक दिक्नत वलन है उसमें जो दूसरी भुजा होती है जिसका झुकाव 90 डिग्री पे होता है वो और ज़्यादा उसका झुकाव होगा तो वो क्या होती है, टूट जाती है, और टूटने से उस जगह किसका निर्माण हो सकता है, भ्रंश का है वो निर्माण हो सकता है। और इसको अपन डायग्राम के द्वारा अगर देखिए, ये जो ऊपर वाले जो 500 प्रकार है वलन के, इसको अपन एक कॉमन जो डायग्राम होता है उसके द्वारा, जैसे जिसकी दोनों भुजा बराबर झुकी हुई है तो वो क्या होगा, एक सममित वलन का उदाहरण होगा, जिसमें आपको दिख रहा है कि दोनों भुजा है उसका झुकाव क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। असममित में क्या एक भुजा का झुकाव ज़्यादा है और दूसरी भुजा है उसका झुकाव क्या है, कम है, तो उसको असममित वलन कहेंगे। अब जब एक भुजा सामान्य झुकाव वाली होती है और दूसरी भुजा है वो 90 डिग्री समकोण पे अगर झुकी हुई है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक दिग्नत। ये एक दिग्नत वलन का उदाहरण होगा ये तीसरा, ठीक है, उसको अपन इस तरह से। और अगर ये भुजा टूट जाती है तो उससे किसका निर्माण हो सकता है, भ्रंश का है वो निर्माण हो सकता है। भ्रंश का मतलब फॉल्ट का निर्माण, ये तो फॉल्ट है और ये क्या बनेगा, फॉल्ट बनेगा। तो अभी अपन जो इसका नेक्स्ट जो है वो परिवलित वलन है उसको देखेंगे। तो देखिए जब क्षैतिज संचलन होता है, अभी अपन जो चौथा प्रकार है उसको देख रहे हैं, तो जो परिवलित वलन होता है वो जब क्षैतिज संचलन क्या होगा, अत्यधिक तीव्र होता है, तो अत्यधिक संपीड़न कार इतना अधिक वलन होता है कि दोनों भुजाएं वो परस्पर क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। अब देखिए जब ये क्या होता है, वलन ये हो रहा है, तो जब क्षैतिज संचलन क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए पहली बात तो ये समझना कि ये दोनों वलन हैं वो क्षैतिज संचलन की वजह से ही बनेंगे, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होगा उस वजह से। अब जब इन दोनों का संपीड़न क्या होगा, बहुत तीव्र होता है, तो ये दोनों भुजा हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा है वो क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, तो दोनों भुजाओं के समानांतरण से जो वलन बनेगा उसको अपन परिवलित वलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
परिवलित, यानी जब क्या होगा कि जो क्षैतिज संचलन होगा वो बहुत तीव्र होता है, तीव्र वजह से जो वलन की दोनों भुजा होती है वो क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। जैसे ये उस समानांतरण की वजह से जो वलन बढ़ेगा वो आपका परिवलित वलन का उदाहरण होगा। और जैसे ये इस प्रकार इसको अपन इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। उसके बाद जो सममित वलन है वो होगा आइसोक्लिनियल फोल्ड होगा। अब इसमें क्या होता है कि जो दोनों दिशाओं से जो क्षैतिज संचलन लगता है, अब दोनों दिशा का मतलब वही दोनों भुजा है, जैसे ये एक ये। अब जब क्षैतिज संचलन क्या होगा, दोनों दिशाओं से लगेगा या दोनों भुजाओं से लगता है, तो कारण जो समान संपीड़न के कारण वलन की जो दोनों भुजाएं होगी, उन भुजाओं वो दोनों भुजा समान रूप से क्या हो जाती है, झुक जाती है, तथा दोनों भुजाएं क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। इस तरह के जो समानांतर झुकाव से जो वलन बनेगा उसको समनत वलन कहेंगे। अब सीधी सी ये बात है कि जब अब ये इसकी वलन की दो भुजाएं हैं, संपीड़न हो रहा है तो दोनों दिशाओं से क्या होगा, संपीड़न होगा, तनाव लगेगा एक प्रकार से एक इस साइड से, तो दोनों भुजाएं है वो क्या हो जाती है, बराबर झुकाव हो जाता है उसका। जब दोनों देखो दोनों तरफ का फोर्स बराबर हो, अब क्या होगा, एक तरफ फोर्स ज़्यादा एक तरफ फोर्स कम है तो एक भुजा ज़्यादा ऊपर उठेगी, एक भुजा का झुकाव कम होगा। लेकिन जब तनाव क्या जो संपीड़न होता है वो दोनों ओर से बराबर होगा, तो जो दोनों भुजा है तो वो दोनों भुजा बराबर झुकाव होगा। जब संपीड़न ही बराबर हो रहा है, दोनों तरफ से जो फोर्स है वो बराबर लग रहा है, तो दोनों जो भुजा है वलन की वो क्या होगा, समान रूप से झुकाव होगा। और समान रूप से झुकाव होने के कारण वो क्या हो जाती है, समानांतरण हो जाती है। यहाँ पे भी समानांतर होगा और इधर भी समानांतर होगा। तो ये जो चौथा बिंदु आपको दिख रहा है ये तो है परिवलित का, और ये जो पांचवा जो आपको दिख रहा है वो किसका है, समनत का। तो दोनों ओर का जो संपीड़न है वो बराबर लगने से दोनों भुजाओं का झुकाव क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और इस बराबर की वजह से जो वलन बढ़ेगा उसको अपन समनत वलन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये समनत वलन है पांचवा, और ये है परिवलित वलन है। इसमें क्या भुजा है वो समानांतर हो जाती है इस प्रकार से। इसमें इसका जो भुजा का दोनों ओर से जो संपीड़न होगा बराबर लगने से कारण इन दोनों भुजाओं का झुकाव क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। उस वजह से जो वलन बढ़ेगा वो किसका उदाहरण होगा, समनत वलन का होगा। अब कहने का मतलब है कि जो दोनों जो भुजा होती है वलन की उसके ऊपर जो संपीड़न लगता है, कंप्रेशन लगता है, वो किस प्रकार का, वो अगर समान होगा तो दोनों भुजा समान झुकाव होगा तो वो समानांतर होगी, और उस वजह से जो बढ़ेगा वो समनत होगा। और दूसरा जो इससे पहले जो परिवलित होगा उसमें जो भुजा है वो क्या हो जाता है, उसका समानांतरण हो जाती है। अब देखिए ये जो वलन के 5 जो प्रकार थे, सम्मित, असम्मित, एकदिग्नत, परिवलित और समनत, ये वलन के मुख्य प्रकार माने जाते हैं। और इनका भी जो भी ये वलन बनेंगे वो वलन की जो भुजा है उसका झुकाव किस प्रकार से हो रहा है उसके आधार पर ही बनेंगे। तो इसको अपन कॉमन रूप से अगर आप एक डायग्राम के द्वारा दर्शाओगे तो पहला सम्मित, समान भुजा का झुकाव है। दूसरा असम्मित, एक भुजा झुकाव ज़्यादा है दूसरी भुजा का कम है। तीसरा एकदिग्नत, जिसपे एक भुजा तो सामान्य झुकाव वाली होती है, दूसरी भुजा 90 डिग्री पे होती है, और जब वो क्या जो टूट जाती है तो उस जगह वलन की जगह भ्रंश भी बन सकता है। ये सिर्फ किसमें बनने की संभावना होगी, एकदिग्नत में। परिवलित क्या होगा, जब क्षैतिज संचलन लगेगा एक ओर से अत्यधिक तो उससे क्या हो जाती है, जो दोनों भुजाएं हैं वो क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाती है, उससे जो बनेगा वो परिवलित होगा। जब दोनों ओर का जो तनाव होगा वो बराबर लगेगा क्षैतिज रूप में तो उससे दोनों भुजा क्या हो जाती है, उसका झुकाव बराबर होगा, उससे जो बनेगा वो समनत वलन है वो बनेगा। अब अपन पढ़ेंगे प्रतिवलन, ओवरटर्न्ड जो फोल्ड होता है वो किस प्रकार से बनेगा, ये इसके अन्य प्रकार है। तो देखिए जब अत्यधिक जो संपीड़न लगता है यानी जो कंप्रेशन लगेगा तो उसकी वजह से के कारण जब वो वलन होता है उसकी एक भुजा दूसरे पर क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, या उसके ऊपर ओवर उसका जो
भुजा है उसका झुकाव हो जाता है, ज़्यादा ही झुकाव, और का मतलब क्या होता है, ज़्यादा झुकाव हो जाता है, उसकी वजह से जो वलन बनेगा उसको अपन प्रतिवलन बोलेंगे। अब कहने का मतलब है कि जब अत्यधिक संपीड़न लगता है तो उसमें क्या होगा, एक भुजा है वो वलन की दूसरी भुजा के ऊपर अध्यारोपित हो सकती है, एक प्रकार से अध्यारोपित होती है, और उसकी वजह से जो वलन बनेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिवलन, यानी ओवर टर्नड, यानी जो एक भुजा है वलन की उसके ऊपर दूसरी भुजा का क्या हो जाता है, अध्यारोपित हो जाता है, तो उस वजह से जो बनेगा वलन वो प्रतिवलन का उदाहरण होगा। ठीक है ना। अब ये जो भी बनेगा वो भी, ये तो वलन तो सब संपीड़न से ही बनेंगे, लेकिन अत्यधिक संपीड़न की वजह से, ज़्यादा जो कंप्रेशन होगा तो उसकी वजह से एक भुजा दूसरी के ऊपर क्या हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है, उससे जो वलन बनेगा वो प्रतिवलन का उदाहरण है, वो गिना जाएगा। अगला जो है 7वां वलन है वो अवनमन वलन है, प्लंगिंग फोल्ड है। तो देखिए जब किसी वलन का जो एक अक्ष होता है, एक्सेस होता है, तो क्षैतिज तल के समानांतर नहीं होकर उसके साथ कोण बनाते हैं तो उससे अवनमन वलन कहा जाएगा। अब देखिए जो वलन होता है उसका जो अक्ष होगा, और दो अक्ष होते हैं, अपनति अक्ष होता है और अभिनति अक्ष होता है, कल अपने पढ़ा था। जब वलन होगा उसका जो अक्ष होता है, और स्पेशली जो क्षैतिज तल होगा उसका, ये नीचे वाला जो भाग होगा जिसको अभिनति अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिनति, तो उसके समानांतर नहीं होकर एक प्रकार का कोण बनाते हुआ होगा। मतलब कहने का मतलब ये जो देखो एक तो होता है अपनति, एक होता है अभिनति। तो अपनति अक्ष होता है और अभिनति, तो जो क्षैतिज तल होता है उसके ऊपर जो उसकी भुजा है वो समानांतर नहीं होती है, एक प्रकार का कोण बनाती है। अब वो कोण 20 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, 90 डिग्री पे नहीं होगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब अत्यधिक जो संपीड़न लगता है तो उसका जो अक्ष, जो तल होता है वो समानांतर नहीं होकर कोण बनाते हुए होगा, तो उसके कोण बनने से जो वलन बनेगा उसको अपन अवनमन वलन है वो कहेंगे। यानी एक सीधी सी बात ये रखनी है कि जो अत्यधिक संपीड़न लगता है उसकी वजह से जो अक्ष तल होगा वो समानांतर नहीं होता है, उसकी जगह क्या बनेगा, कोण बनता है। क्या बनेगा, कोण, कम ज़्यादा वो हो सकता है, 90 डिग्री नहीं होगा, तो उस जगह अवनमन वलन है उसका है निर्माण वो होगा। अगला है पंखा वलन है, फैन फोल्ड है। अब देखिए जब एक वृत्त वलन होता है, वृत्त का मतलब ही क्या होगा, बड़ा वलन होता है। जब एक वृत्त वलन होगा तो उसमें अपनति तथा अभिनतीय में कई छोटी छोटी जो अपनतियाँ है वो मिलती है, तो उस वलन को पंखा वलन कहेंगे। अब देखिए जैसे एक बड़ा वलन है, वृत्त वलन है, तो इस वृत्त वलन के अंदर कई प्रकार की अपनतियाँ तथा अभिनतियाँ आकर जब मिलती है, अपनत का मतलब ऊपर वाला भाग, अभि का मतलब नीचे वाला, तो एक वृत्त वलन के अंदर जब कई प्रकार की अपनतियाँ तथा अभिनतियाँ आकर मिलती है तो उसकी जगह किसका निर्माण होता है, पंखा वलन का होगा, फैन फोल्ड का होगा। यानी कहने का मतलब वृत्त वलन है उसके अंदर अनेक प्रकार की अभिनतियाँ तथा अपनतियाँ मिलने से जिस वलन का निर्माण होता है उसको अपन पंखा वलन कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति जैसे एक प्रकार का फैन होता है उसके अलग अलग पंख होते हैं, तो उसी तरह से एक जो बीच में जो बैरिंग होता है उसमें 3 पंख भी हो सकते हैं, 4 वाला भी हो सकता है। उसी तरह से जब एक वृत्त वलन होता है उसमें बहुत सारी अपनतियाँ तथा अभिनतियाँ आकर मिलती है, तो उससे जिस वलन का निर्माण होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, पंखा वलन है वो कहेंगे। अब जो लास्ट वाले जो 2 वलन है, ओपन फोल्ड तथा जो क्लोज फोल्ड है, इसमें स्पेशली अपन देखते हैं कि जो एंगल होगा, कोण होगा, वो ज़्यादा मैटर करता है। अब खुला वलन की अगर बात की जाएगी तो इसका जो कोण बनता है वो 90 डिग्री से तो अधिक बनेगा, 180 डिग्री से कम बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं खुला वलन।
जब कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच बनता है तो उसको बोलेंगे बंद वलन है। उसको अभी अपन देखेंगे। इसके लिए दो प्रकार से अलग अलग डायग्राम है, उससे आप समझ सकते हैं। तो पहले अभी देखेंगे खुला वलन। तो इसमें देखिए बात यही है कि जब 90 डिग्री जब वलन की जो भुजा होती है उसका झुकाव कितना होगा, 90 डिग्री से तो अधिक हो सकता है तथा 180 डिग्री से कम होगा। तो इनके बीच में कोई भी हो सकता है, जैसे 90 है, उसके बाद 110 भी है, 105, 120 जो भी है वो हो सकता है, 150 हो सकता है। तो 90 डिग्री से तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो कोई 90 डिग्री से अधिक कोण बनेगा और 180 डिग्री से कम कोण बनेगा। तो इन कोणों के बीच में अगर कोई वलन बन रहा है, उन भुजा का जो झुकाव है वो हो रहा है, तो उसको अपन क्या मानेंगे, वो एक खुला वलन है, उसका प्रकार होगा। जैसे अब जैसे ये जो कोण है, ये कोण है या ये, तो इसका जो मान होगा वो इसके बीच में होगा। 90 डिग्री से तो वो अधिक होगा और 180 डिग्री से कम है, तो वहाँ पे कौन सा वलन बनेगा, खुला वलन है वो बनेगा। तो उसको अपन, यानी कहने का मतलब है कि ये जो भुजा है उनका जो झुकाव है वो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम कोण पे होता है, इसीलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, वो खुला वलन है, उसका प्रकार है, वो माना जाएगा। तो ये सीधा सा अपन कहते हैं कि इस पे इस कोण जो बन रहा उसकी आधार पर ही ये मुख्य प्रकार है वो माना जाएगा। और जब 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम अगर जो झुकाव हो रहा है भुजा का, तो वो एक लहरनुमा रूप में होगा। किस रूप में होगा, जैसी लहरें चलती है ना, तो इस प्रकार से ये हो रहा है। तो तभी वो है, वो वहाँ पे कोण बनेगा 90 से अधिक का, 180 से कम का। इसीलिए उसकी जो संरचना होती है वो एक प्रकार से लहरनुमा है वो हो सकती है चट्टानों की। अब दूसरा जो प्रकार है बंद प्रकार है। तो वलन की जो दोनों भुजा है उसके बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो एक प्रकार का जो अपन कहते हैं कि जब 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से जो कम कोण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सरल कोण होगा। क्या होगा, तो ये एक प्रकार से सरल कोण के अंदर होता है। और जो ये होगा वो नील कोण के अंदर होगा, क्योंकि जो बंद वलन है वो 0 से लगाकर 90 डिग्री, तो ऐसा जो कोण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नील कोण है। सॉरी, ये अधिक कोण होगा और ये होगा वो नील कोण होगा। तो देखिए, एक में अधिक कोण बढ़ेगा, खुले में अधिक है, बंद में नील कोण बनेगा। 90 से अधिक, 180 से कम, और ये 0 से 90 के बीच में होगा नील कोण। तो देखिए, अब संरचना भी इसके लिए क्या होगा, बंद वलन अब ये जो कोण है इसके बीच का, अब इस कोण को अगर आप ज्ञात करोगे तो वो 90 से 0 से 90 के बीच होगा, यानी 0 डिग्री से अधिक होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो इस प्रकार से अगर जो भुजा है वलन की, उसका जो झुकाव है वो हो रहा है, तो वहाँ पे बंद वलन है वो बनेगा। ठीक है ना।
और ये भी अत्यधिक जो संपीड़न लगेगा उसकी वजह से होगा, क्योंकि जो दोनों तरफ से जो संपीड़न लगेगा, कंप्रेस लगेगा, उसकी वजह से जो वलन की भुजा है वो बैंड इस प्रकार से हो जाता है कि वो 90 डिग्री से कम कोण पे और 0 डिग्री से अधिक कोण पे ही वो झुकाव है वो होगा, और उस वजह से जो वलन बनेगा वो बंद वलन का प्रकार है वो माना जाएगा। तो ये जो वलन के अलग अलग प्रकार है उसको भी अपने देखा है। तो ये आपका ये जो टॉपिक है उसके अंदर जो वलन के प्रकार है, ये इस बहुत इम्पोर्टेंट जो भाग है इस टॉपिक का वो आपको कंप्लीट हुआ। अभी अपन जो देखेंगे वलन के बाद, जैसे अपने पढ़ा था कि जो पटल विरूपणी बल था उस महादेश जनक बल था और पर्वत निर्माणक बल, तो संपीड़न है वो पर्वत निर्माणक के अंतर्गत आएगा। अब दूसरा उसका जो भाग है तनाव आएगा, क्या आएगा, उस तनाव के अंतर्गत जो अपन पढ़ेंगे भ्रंश के प्रकारों को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, भ्रंश को। तो जैसे वलन के अलग अलग प्रकार है उसी तरह से अभी अपन देखेंगे जो भ्रंश के प्रकार है वो कितने हैं और वो किस प्रकार से बनते हैं। तो अभी अपन जो भ्रंश है वो पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये जो भ्रंश की जो क्रिया है वो तनाव की वजह से होगी। किस वजह से बनती है, तनाव। अब देखिए ये जो तनाव हो रहा है तो तनाव में क्या होगा कि जो दो चट्टानें हैं अब ये जो चट्टानें होगी तनाव के अंदर, ये दोनों विपरीत दिशा में, एक लेफ्ट की तरफ जा रही है तो एक राइट की तरफ जाएगी, यानी एक दाएं जा रही है तो एक बाएं जाएगी। तो विपरीत दिशा में जब चट्टानें हैं उनका जो गमन होता है, स्थानांतरण होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उस वजह से वहाँ पे किसकी उत्पत्ति होती है, तनाव की। किसकी होगी, और ये जो तनाव है इस तनाव की वजह से ही किसका निर्माण होता है, भ्रंश का है वो निर्माण होता है। अब जैसे अपन ने ये देखा था वलन के अलग अलग प्रकार देखे थे और वो वलन की भुजाओं का जो झुकाव होता है उसके आधार पर होंगे। तो यहाँ पे भी अपन जो देखेंगे कि जो भ्रंश बनता है, फॉल्ट बनता है, तो उसके पीछे एक तो तनावमूलक संचलन होगा, जो टेंशन मूवमेंट होगा वो काम करता है कि जो तनावमूलक जो संचलन है उसके कारण जो भूपटल है उसमें एक जो तल होता है, जैसे भूतल है, अब भूतल के ऊपर तनाव जो बल है वो काम करेगा। अब तनाव बल का मतलब दोनों और जो भाग है वो एक बाई ओर खिंचा हुआ हो रहा है, दूसरे का दाई ओर हो रहा है उसी भाग का। तो बीच में से जो चट्टानें हैं वो क्या हो जाती है, खिसक जाती है, टूट जाती है, उसका स्थानांतरण है वो शुरू हो जाता है। तो एक ही तल के सारे जब तनाव लग रहा है तो तनावमूलक जो संचलन होता है उस वजह से जो स्थलीय भाग होता है के सारे जो सेल होती है, जो चट्टानें होती है, उसका स्थानांतरण शुरू हो जाता है। अब कहने का मतलब जो सेलें होती है, माना कि ये दो सेल ही है, अब एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है,
उसका स्थानांतरण हो रहा है, और क्यों वजह और ये किस वजह से हो रहा है चट्टानों का स्थानांतरण, उसको समझना जरूरी है। ये उसमें तनाव हो रहा है, एक इस तरफ है एक इस तरफ, इसलिए चट्टानों का जो है वो ये चट्टान इस तरफ जाएगी लेफ्ट की तरफ, और ये जो जाएगी वो राइट की तरफ जाएगी। तो कहने का मतलब हुआ कि तनाव के कारण जो चट्टानें होती है वो भूतल पर है कि उसका स्थानांतरण है वो शुरू हो जाता है। तो इससे जो संरचना उत्पन्न होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, भ्रंश बोलेंगे। अगर तनाव नहीं होता तो ये सेल है वो विपरीत दिशा में क्या होती, गमन नहीं करती। तो गमन नहीं करती तो चट्टानों का क्या है वो स्थानांतरण नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तो देखिए जो चट्टानें हैं वो विपरीत दिशा में गमन कर रही है, और वो तनाव की वजह से, इसीलिए उस चट्टानों के स्थानांतरण से तनाव के कारण जो संरचना बनती है उस संरचना को अपन क्या बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं। क्या बोलेंगे, और ये उस तनाव की वजह से ही बनता है। जब तनाव क्या है, जो तनाव का जो बल होता है उससे जो चट्टानें हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करती है, फोर्स करती है, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाने का प्रयास करती है। उसकी वजह से जो भ्रंश है उसका क्या होता है, निर्माण होता है। और अब दूसरी बात है कि जिस तल के सारे सेलों का स्थानांतरण होता है उसको अपन विभंग तल या भ्रंश तल बोलेंगे। कहने का मतलब है जैसे ये तल है इसका चट्टानों का, अब ये दोनों चट्टानें पहले जुड़ी हुई थी, अब इसके अंदर तनाव लगा, और तनाव लगने से इन दोनों चट्टानें का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। एक दाईं ओर हो जाएगा और एक बाईं ओर हो जाएगा, या एक लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, एक राइट की तरफ हो जाएगा। जब ये जुड़ी हुई चट्टानें थी तनाव के कारण विपरीत दिशा में गमन कर गई, तो उसकी वजह से अब जिस जगह से इन चट्टानों का स्थानांतरण होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ये जो तल होगा, यानी जिस तल के सारे चट्टानों का क्या होगा, स्थानांतरण होता है, उसको अपन विभंग तल या उसको भ्रंश तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्ट ऑफ प्लेन बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, तो कहने का मतलब है कि जिस तल के सारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है उसको अपन विभंग तल या उसको भ्रंश तल बोलेंगे। यानी जहाँ से चट्टानें खिसकती है जिस भाग से, उसी को विभंग तल या भ्रंश तल है वो बोला जाएगा। अब देखिए, जैसे अपन ने वलन में ये जो देखा था, लंबवत संचलन और क्षैतिज संचलन हो रहा था वलन के अंदर भी। ये जैसे ऊपर वाले थे अपने लंबवत संचलन के तहत इसका निर्माण हो रहा था, और इन दोनों का जो हो रहा था वो क्षैतिज संचलन के अंतर्गत हो रहा था। अब भ्रंश के अंदर भी अपन देखिए कि जो जिस तल के सारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है, उसका विस्थापन होता है, तो वो या तो लंबवत संचलन की वजह से हो सकता है, वर्टिकल मूवमेंट हो सकता है, या उसकी जगह हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो भी हो सकता है, तो या किसी भी और भी दिशा में हो सकता है। दूसरी बात है कि लंबवत रूप में भी हो सकता है, क्षैतिज संचलन भी हो सकता है, या अपन ये कहते हैं कि दाएं बाएं भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि क्षैतिज संचलन तथा जो लंबवत संचलन वो तो काम करेगी, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं उसकी जो दिशा रहेगी, और दिशा किसकी, चट्टानों के वो कोई भी हो सकती है। कहने का मतलब जब भ्रंश का निर्माण होता है उसमें जो चट्टानों का स्थानांतरण होता है वो लंबवत तथा क्षैतिज तो हो सकता है, लंबवत भी हो सकता है, क्षैतिज भी हो सकता है, और इसकी जो दिशा होगी यानी वो चट्टानों की जो खिसक की वो दाएं बाएं भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो उसकी जो चट्टानों की जो संचलन की जो दिशा होती है वो कोई फिक्स नहीं होती है, वो जब वो बढ़ेगा उसकी वजह से, और जिस दिशा में चट्टानें स्थानांतरित करेगी ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसके आधार पर अलग अलग जो भ्रंश है उनका क्या होगा, निर्माण होगा। यानी क्षैतिज संचलन की वजह से, लंबवत संचलन की वजह से, या ऊपर
नीचे दाएं बाएं जो चट्टानें खिसकेगी उस वजह से अलग अलग जो भ्रंश है उनका क्या होगा, निर्माण होगा। कहने का मतलब जो चट्टानें हैं वो खिसक रही है उसकी वजह से अलग अलग जो भ्रंश है उनका क्या होगा, निर्माण होगा। तो जैसे अभी अपने वलन के 10 प्रकार पढ़े थे, उसी तरह से अभी जो अपन पढ़ेंगे भ्रंश के जो प्रकार है वो पढ़ेंगे। तो भ्रंश के जो प्रकार है मूल रूप में तो यही बात समझनी है कि लंबवत संचलन जो क्षैतिज संचलन है उस वजह से, और जो चट्टानें होती है उसकी जो दिशा होती है वो कोई भी हो सकती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे वगैरह, उसका जो खिसका होता है वो अलग अलग हो सकता है। उस वजह से जो भ्रंश है वो अलग अलग होंगे। तो मूल रूप से अपन देखते हैं कि जो चट्टानों का स्थानांतरण होता है, विस्थापन होता है, उसका जो खिंचाव होता है, उस वजह से जो भ्रंश है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। उन चारों को एक एक करके अभी अपन देखेंगे। तो टाइप ऑफ जो फॉल्स है उसको भी पढ़ेंगे। तो पहला भ्रंश अपन पढ़ेंगे सामान्य भ्रंश, जिसको नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं। इसको भी देखेंगे। तो क्या होती है, जो सेलें होती है, तो अभी अपने जो तनाव वाला जो तनाव की वजह से देखिए, एक तो भ्रंश का निर्माण होता है। तनाव की जो क्रिया होती है ना, उसमें अपन ने 3 पढ़े थे। नंबर 1 पे पढ़ा था भ्रंश का निर्माण हो सकता है फॉल्ट का, दूसरा दरार थी, तीसरा थी सटकन है। फॉल्ट, फ्रैक्चर और क्रैक्स। अब क्या होगी, जो सेल होती है तो सेलों में जो तनाव होगा तो उससे तनाव से दरारें पड़ जाने से के कारण, यानी कहने का मतलब वो जैसे 2 चट्टानें हैं, अब जब ये 2 सेल है तो इन सेलों में तनाव के कारण दरारें उत्पन्न होने के कारण, जब तनाव होगा, अब देखिए चट्टान है उसके अंदर तनाव की जो क्रिया है वो होगी नहीं, तो न तो भ्रंश होगा न दरार होगा। तो सेलों में तनाव की क्रिया के कारण जो दरार पड़ने के कारण उसकी जो 2 खंड होते हैं, ये 2 भाग है, एक ये वाला भाग और दूसरा ये वाला भाग। तो 2 खंड या भाग जब विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं, अब देखिए ये पहले कॉमन रूप में थी, जब तक इसके ऊपर अपन देखते हैं तनाव का जो कारक है वो कार्य नहीं करेगा तो ये जुड़ी हुई रहेगी। क्या रहेगी? जब इस चट्टानों के ऊपर तनाव की जो क्रिया वो काम करेगी तो ये जो चट्टानें हैं वो विपरीत दिशा में गमन करेगी, एक दाईं तरफ जाएगी, एक बाईं तरफ जाएगी। कहने का मतलब वो विपरीत दिशा में जाएगी, तो उससे क्या होगा, दरारें पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी? तो जो दोनों खंड है वो एक दूसरे, अब ये टूटेगी ही नहीं, जब ये पूरी चट्टानें एक थी तब तो वो टूटेगी नहीं, लेकिन जब तनाव लगेगा तो 2 टुकड़े बन जाएंगे, एक टुकड़ा दाईं तरफ जाएगा, एक टुकड़ा बाईं ओर जाएगा चट्टानों का। तो जब दरार के कारण, तनाव की क्रिया की वजह से दरार के कारण जो दोनों खंड होते हैं, ये दोनों भाग होते हैं चट्टानों के, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। उससे जो भ्रंश बनेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल जो फॉल्ट है वो बोलेंगे, सामान्य भ्रंश है वो बनेंगे। और ये जो क्रिया होती है
वो लंबवत संचलन की वजह से होगी। किस वजह से होगी? लंबवत संचलन का उदाहरण होगा। ये ध्यान रखना। यानी जैसे इसमें अपन ने पढ़ा था ऊपर वाले तीन, लंबवत और ये क्षैतिज, उसी तरह से जो सामान्य भ्रंश है वो कौन सी मूवमेंट के प्रकार के अंतर्गत होगा? तो वो वर्टिकल जो मूवमेंट होगा उसकी वजह से होगा। ठीक है ना। तो इसमें जो चट्टानें है वो क्या होती है? विपरीत दिशा में गमन करती है। ठीक है। अब दूसरा जो प्रकार पढ़ेंगे वो व्यतिक्रम भ्रंश है या रिवर्स फॉल्ट है, उसको पढ़ेंगे। ये जो रिवर्स फॉल्ट बनता है तो उसमें भी देखो प्रक्रिया जो पहले वाले में पड़ी थी कि जो सेल होती है उसके अंदर जो दरारें पड़ने से सेलों के जो दोनों खंड बनते हैं, दो भाग बनते हैं, वो आमने सामने खिंच सकते हैं। अब पहले वाले में क्या था? नॉर्मल में इस तरह की क्रिया हो रही थी पहले वाले में, विपरीत दिशा में। अब इसके अंदर क्या होगा? ये सामान्य भ्रंश था, इसमें जो सेल होती है, चट्टानें होती है, उसमें आमने सामने खिसकती है। यानी इसमें क्या एक दूसरे की विपरीत दिशा में थी सामान्य भ्रंश के अंदर। अब इसमें क्या होगी? जो चट्टानें होती है वो आमने सामने खिंचाव करती है। अब आमने सामने करेगी तो निर्मित जो भ्रंश होगा उसको अपन व्यतिक्रम भ्रंश या रिवर्स फॉल्ट है वो बोलेंगे। यानी जो सेल होती है वो दरार के कारण जो तनाव की क्रिया होती है उससे जो चट्टानें है वो आमने सामने गमन करती है, यानी एक ही दिशा में क्या होती है? गमन करेगी। तो उस वजह से जो भ्रंश बनेगा उसको अपन व्यतिक्रम भ्रंश या रिवर्स फॉल्ट है वो कहेंगे। तो इसी उत्क्रम भ्रंश भी बोलते हैं। इसका एक और अन्य नाम है, हिंदी में इसको एक अन्य नाम है उत्क्रम भ्रंश भी इसको बोलते हैं। तो आपको तो ये जो शब्द है इंग्लिश वाला वो ज़्यादा कि इसके अंदर कन्फ्यूजन होने की संभावना कम होती है। तो रिवर्स फॉल्ट होता है, उसमें जो सेलों में दरारें होती है उससे जो दो भाग होते हैं सेलों के वो एक ही दिशा में क्या करते हैं? गमन करते हैं या एक ही दिशा में उसका खिसकते हैं। उस वजह से जो भ्रंश बनेगा वो रिवर्स फॉल्ट है वो बनेगा। ये जो बनेगा वो क्षैतिज संचलन की वजह से बनेगा। किस वजह से बनेगा? उसमें क्षैतिज संचलन की क्रिया होगी। ये ध्यान रखना। जैसे ये सामान्य भ्रंश था वो तो लंबवत से बना था। किससे बना था? और ये किससे बनेगा? क्षैतिज संचलन से बनेगा, रिवर्स फॉल्ट है। इसका जो तीसरा प्रकार है पार्श्वीय या जो नतिल भ्रंश है उसको अपन पढ़ेंगे। लेटरियल फॉल्ट या स्ट्रिक फॉल्ट है, उसको जो भ्रंश है उसका तीसरा है वो प्रकार है।
लेटरल फॉल्ट है, स्ट्रिक फॉल्ट है, इसको बोलेंगे पार्श्वी या नतिलम भ्रंश है। अब इसका तो इंग्लिश ट्रांसलेट ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा लेटरल फॉल्ट। अब देखिए ये जो पार्श्विक जो भ्रंश होगा वो भ्रंश का तीसरा रूप है। ये जो भ्रंश है उसमें जो गति होती है चट्टानों में वो 37 रूप में होगी, यानी जो 37 दिशा में संचलन होने से, जैसे अभी अपने पढ़ा था, पहला था उसमें लंबवत था, दूसरे जो अभी पढ़ा था रिवर्स फॉल्ट था, उसमें भी 37 संचलन था। इसमें भी क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है वो काम करेगा। तो 37 दिशा में संचलन होने से जब जो भ्रंश तल होता है, यानी जिस तल के सारे जो चट्टान है उसका क्या होगा, विभंग होगा, टूटेगी, तो सारे 37 गति होती है, तो उससे पार्श्विक भ्रंश या नतिलम भ्रंश का निर्माण होगा। कहने का मतलब है जो सेल होती है उसमें 37 संचलन के कारण भ्रंश तल के सारे जो 37 गति होती है अब देखिए ये भ्रंश होता है पार्श्विक, इसके भी वापस दो रूप होते हैं, एक तो दाया होता है, एक बाया होता है, एक लेफ्ट लेटरल होगा, एक राइट लेटरल होगा। तो अब क्या होगा, जब 37 संचलन होता है तो सेल है उसका जो तनाव होगा वो एक दाई तरफ हो रहा है, एक बाई तरफ हो रहा है, तो उसमें 37 गति होगी, यानी 37 संचलन ही हो रहा है, इसीलिए तो चट्टानें हैं वो एक दाई तरफ जा रही है, एक बाई तरफ जा रही है। इसीलिए अपन देखते हैं कि जो पार्श्विक जो है भ्रंश होता है उसके दो रूप होते हैं, लेफ्ट, जब राइट जो राइट डायरेक्शन होती है दाई तरफ तथा बाई तरफ, जब लेफ्ट की तरफ जब चट्टानों का खिंचाव होगा तो उसको तो लेफ्ट लेटरल बोलेंगे, और जो राइट की तरफ अगर चट्टानों का खिंचाव हो रहा है तो उसको अपन राइट लेटरल फॉल्ट है वो बोला जाएगा। तो जो पार्श्विक भ्रंश है उसके भी दो रूप होते हैं, लेफ्ट और राइट हो गया, यानी चट्टान है उसका जो 37 संचलन हो रहा है वो 37 उससे 37 गति होगी, तो वो किस दिशा में हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है या राइट में। लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट लेटरल फॉल्ट होगा, और राइट में हो रहा है तो राइट लेटरल फॉल्ट है वो प्रकार होगा। तो देखिए इसमें संचलन जब बाई ओर होगा, यानी जो बाई का मतलब लेफ्ट की ओर होगा, तो उसे अपन लेफ्ट लेटरल फॉल्ट बोलेंगे, या जिसको अपन सिनेस्ट्रियल भ्रंश भी बोलते हैं। जब राइट में होगा यानी जब जो चट्टान है उसका जो 37 संचलन है वो लेफ्ट की ओर हो रहा है तो उसको अपन सिनेस्ट्रियल भ्रंश भी बोलेंगे, उसका नाम है लेफ्ट लेटरल फॉल्ट तो है ही है, क्योंकि वो अपन कहते हैं कि वो लेफ्ट की ओर गमन कर रही है चट्टान है, ठीक है ना, लेकिन उसका जो मूल नाम होगा वो सिनेस्ट्रियल फॉल्ट है वो होगा। उसी तरह से जब दाई ओर होता है तो वो राइट होगा, तो इसको अपन बोलेंगे वो डेक्स्ट्रल भ्रंश बोलते हैं। यानी जब बाई ओर हो रहा है यानी लेफ्ट तो सिनेस्ट्रियल, और जो राइट हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रल भ्रंश है वो कहेंगे। ये यानी ये दोनों जो रूप है वो सीधी सी बात है कि चट्टानों का खिंचाव कौन सी दिशा में हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है या राइट हो रहा है। अगर लेफ्ट में हो रहा है तो वो सिनेस्ट्रियल होगा, और जो राइट में हो रहा है तो वो डेक्स्ट्रल फॉल्ट है वो बनेगा। तो देखिए अगर इन दोनों को अपन इस तरह से समझते हैं
अब जब ये जो चट्टानें हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि जो चट्टानें हैं ये अपनी जगह स्थिर है, ये वाली बात। अब ये जो ऊपर वाली चट्टान है वो किस तरफ जा रही है? लेफ्ट की तरफ जा रही है, और इस वजह से जो ब्रंश बनेगा उसको अपन सिनेस्ट्रियल फॉल्ट है वो बोलेंगे। और इसमें क्या होगा कि ये चट्टान है वो अपनी जगह स्थिर है, ये चट्टान है वो राइट दिशा में है, वो ट्रांसफर हो रही है, यानी जो राइट साइड है उस तरफ उसका गमन हो रहा है, और ये लेफ्ट की तरफ हो रहा है। तो जब चट्टानें हैं वो लेफ्ट की तरफ क्या करती है? गमन करेगी, तो उसका जो भाग होगा पार्श्विक का, जो दो उसके भाग है, तो उसमें पहला क्या बनेगा? सिनिस्ट्रियल होगा। और जो राइट साइड में जब चट्टानें गमन करते हैं उस वजह लेफ्ट साइड में गमन करती है उस वजह से बनेगा। जब चट्टानें क्या होगा राइट साइड में गमन करेगी पार्श्विक फॉल्ट के अंतर्गत, तो उसका जो दूसरा प्रकार का डेक्स्ट्रल जो फॉल्ट है उसका जो है वो निर्माण होगा। अब सिंपल सी है कि लेफ्ट है मतलब सिनेस्ट्रियल है, राइट है मतलब डेक्स्ट्रल फॉल्ट है, उसका जो है वो निर्माण होगा। ये अपन कहते हैं कि जो पार्श्विक जो फॉल्ट होगा या जिसको अपन लैटरल फॉल्ट बोलेंगे उसके दो भाग है, सिनेस्ट्रियल और डेक्स्ट्रल। सिनेस्ट्रियल का मतलब लेफ्ट होगा और डेक्स्ट्रल का मतलब जो राइट होगा। यानी इसमें ये जो चट्टानें हैं वो लेफ्ट की ओर गमन, ये अपनी जगह स्थिर है, और इसमें क्या होगा ये जो है वो राइट की गमन कर रही है, इसलिए वो क्या होगा? डेक्स्ट्रल होगा। अब इसका जो अंतिम जो प्रकार है सोपानी ब्रंश है, जिसको अपन स्टेप फॉल्ट है वो पढ़ेंगे, जो इसका चौथा और अंतिम भाग है। अब देखिए जब भ्रंश का निर्माण होता है तो उसमें एक से अधिक जो भ्रंश है जब कई भ्रंश है वो मिलकर एक सोपानी या सीढ़ी नुमा जो आकार है में होता है तो उसको अपन सोपानी भ्रंश बोलेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब भ्रंश का निर्माण होता है तो बहुत सारे जो भ्रंश होते हैं वो जब एक भ्रंश होता है उसके निर्माण के बाद दूसरा उसका क्रमिक रूप से होगा। और क्रमिक रूप में किस प्रकार से? जैसे एक प्रकार की जो सीढ़ी होती है ना उसकी वजह से होगा। जैसे ये भ्रंश है उसके बाद ये दूसरा, ये तो उससे क्या होगा कि एक सीढ़ी नुमा जो संरचना है वो क्या हो जाती है? वो निर्माण हो जाता है। तो जब कई भ्रंशों का निर्माण एक साथ होता है तो उसकी जो संरचना है वो सीढ़ी नुमा हो जाती है, और इसीलिए इसको अपन जो सीढ़ी नुमा संरचना होती है उसी से सोपानी भ्रंश है उसका है वो निर्माण होता है, और इसी को अपन इंग्लिश के अंदर स्टेप फॉल्ट है वो बोलेंगे। यानी बहुत सारे जो भ्रंश है उसका जब क्रमिक रूप से निर्माण होता है तो उसकी जो संरचना है वो एक प्रकार की सोपानी या सीढ़ी नुमा हो जाती है, और इसी को अपन सोपानी भ्रंश है उसका है वो निर्माण हो जाता है। और उसका एक ही सीधी सी बात है कि सोपानी भ्रंश होगा तो स्वाभाविक रूप से इसका जो स्लोप होगा उसका ढाल हमेशा एक ही दिशा में होता है। कहने का मतलब ये, यानी कहने का मतलब इसका जो ढाल है तो वो इसी क्रम में होगा। ऐसे नहीं कि एक बार सीधा हो रहा है एक बार उल्टा, यानी एक बार उत्तल रूप में हो रहा है एक बार अवतल रूप में हो रहा है। तो ये तो कहने का मतलब है कि जब बहुत सारे जो भ्रंश है वो क्रमिक रूप से सोपानी नुमा जो संरचना बनाते हैं तो उसको अपन सोपानी जो भ्रंश है उसका है वो निर्माण होता है। अब देखिए जो पहला आपने पढ़ा है सामान्य भ्रंश, दूसरा जो अपने पढ़ा था व्युत्क्रम भ्रंश रिवर्स फॉल्ट बोलेंगे, तीसरा पार्श्विक भ्रंश है, और चौथा है वो सोपानी भ्रंश है। ये जो भ्रंश है उसके 4 प्रमुख प्रकार है। अब देखिए जो ये भ्रंश होते हैं
वो अलग अलग जो इस्लाह करती है उसका निर्माण भी करते हैं। तो उसको तो ये जो ब्रंश है वो अलग अलग प्रकार की जो इस्लाह कृति का निर्माण करते हैं, वो अपने टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन ये ब्रंश है वो मुख्य रूप से कौन कौन सी संरचना है वो बनाते हैं। यानी ब्रंशों से जो निर्मित प्रमुख इस्लाह करती है वो कौन कौन सी है। तो एक तो प्रमुख रूप से अपन कहते हैं जो ब्लॉक पर्वत बनते हैं, इन ब्लॉक पर्वतों का जो निर्माण होता है वो भी ब्रंशों की वजह से होता है। किस वजह से होगा? जो फॉल्ट है उसकी वजह से होता है। दूसरी जो संरचना बनती है हॉर्स्ट पर्वत है, ये एक्चुअली में क्या है कि जो जर्मनी है, यूरोप का एक कंट्री है, तो उसमें एक हॉर्ज पर्वत है। तो उसकी संरचना के जैसे जैसे वहाँ पे अन्य किसी भी भूभाग में अंदर पर्वत बनते हैं तो उसको हॉर्स्ट पर्वत बोलते हैं। ये जर्मनी के जो हॉर्ज पर्वत है उसके आधार पर इसका जो नामकरण है वो किया गया है। तीसरा है ब्रंश घाटी, इंग्लिश के अंदर रिफ्ट वैली बोलेंगे। तो जैसे भारत की दो प्रमुख अगर नदियों की बात की जाएगी जो ब्रंश घाटी में बहती है, एक तो नर्मदा और ताप्ती नदी। ये जो दोनों नदियां हैं वो ब्रंश घाटी में बहती है, ठीक है ना। और एक होती चौथी आकृति बनती है रैंप घाटी। भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है उसको रैंप घाटी का उदाहरण है वो माना जाता है। ये तो देखिए जो ब्रंश से निर्मित प्रमुख रूप से इस्लाह करती बनती है, तो एक तो ब्लॉक पर्वत जिसको ब्रंशोत्त पर्वत भी बोलेंगे हिंदी के, क्योंकि वो ब्रंश की वजह से बनता है। इंग्लिश में वो ब्लॉक पर्वत है। हॉर्स्ट पर्वत है, ब्रंश घाटी है और रैंप घाटी है। ये चारों की चारों जो इस्लाह करती बनती है स्थलीय भागों पे, उसके पीछे जो अपन देखते हैं वो जो फॉल्ट होता है उसी का ही क्या रहता है, योगदान रहता है। तो ये जो आपका अर्थ मूवमेंट का जो ये टॉपिक है उसके अंतर्गत अपन भूषण जो अर्थ मूवमेंट है तो उसमें वलन का जो प्रकार है वो भी देखा था। उसके बाद जो ब्रंशों के प्रकार है वो देखा था। और ब्रंश के जो प्रमुख रूप से प्रकार है वो चार है। अभी देखिए, सामान्य ब्रंश है, रिवर्स फॉल्ट है, तीसरा जो देखा था पार्श्विक ब्रंश है, और जो चौथा अभी जो अपने देखा था वो था सोपानी ब्रंश या स्टेप जो फॉल्ट है उसको देखा था। तो ब्लॉक पर्वत, हॉर्स्ट पर्वत, ब्रंश घाटी और जो रैंप घाटी है वो इस ब्रंशों से निर्मित क्या होती है, एक प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं वो होती है। तो अभी जो अपनी ये क्लास है उसको अपन यहीं पे एंड करते हैं। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो अगला जो लेसन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।